नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। ये पेपर जो है ये यूपी पीसीएस के द्वारा जो एई वाला पेपर करवाया गया ना, अभी यूपी पीसीएस जो अभी काफ़ी चर्चा में था, एई मेंस वो पेपर है। इसका जीएस सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली अपकमिंग पीसीएस एग्ज़ाम के लिए पर्पज़ से देखेंगे जीएस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। देखो ये क्वेश्चन इसमें बुक्स के बारे में पूछा हुआ है और बुक्स में कौन सी बुक्स आपको पता होनी चाहिए थी। दिया सलाई पता होनी चाहिए कि दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी ने लिखी हुई है, और नौकर की कमीज़ अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। बेसिकली विनोद कुमार शुक्ला जी को भी कोई ज्ञानपीठ साहित्य अवार्ड दिया गया था, बट हम लोग नहीं पता होता, मतलब अंदर घुस करके हम लोग शायद से कई दफ़ा नहीं पढ़ पाते हैं। तो दिया सलाई हमें पता है कि कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है, और ये जो चौक जैसा लिखा हुआ है ना, वास्तविकता में वो छौंक लिखा हुआ है, और ये छौंक नाम की बुक जो है अभिजीत बनर्जी की है। ठीक है, इन दोनों के माध्यम से आपका इसका आंसर निकल आएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी का 4 कर दो तो क्या आ जाएगा, सी का 4 सी आंसर आ जाएगा। अगला देखो कि अटल पेंशन योजना के बारे में है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि क्या ये 2017 में शुरू की गई थी क्या अटल पेंशन योजना? तो जहाँ तक मेरी फ्रेंड मेमोरी है, ये 2017 में शुरू नहीं की गई थी, और इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। पूछा भी गया है कई बार कि 18 से 40 इसका स्पेसिफिकेशन है, तो मैंने चेक नहीं किया है, बट मेरे हिसाब से बेस्ड ऑन माई नॉलेज मैं पहला गलत करूँगा, दूसरा सही करूँगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। अटल पेंशन को मैं वहाँ रखूँगा। अगला देखो कि ये इंडस वाटर ट्रीटी कब की साइन की गई है। तो जिसने भी किया है इस पेपर को, हमें लगता है वो टेक ओरिएंटेड बंदा रहा होगा, क्योंकि 1960s का फेमस है, मतलब काफ़ी फेमस है और सबको पता ही होना चाहिए, बट वो टेक ओरिएंटेड बंदा रहा होगा, उसने गलत कर रखे हैं काफ़ी। अभिनव बिंद्रा ने जो गोल्ड मेडल जीता था वो एयर राइफल में ही जीता था, 10 मीटर एयर राइफल में, तो ये सही है। उसके बाद सेबी के जो नए अध्यक्ष बनाए गए, पहले माधवी पुरी बक थी, उसके बाद उनको तुहिन कांत पांडे जी को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया, तो इसका ए सही है 5 का। देन वी कम एट 5 के बाद 6 कहाँ गया। ठीक है भाई, जो है इसमें अपन देख ले रहे हैं। ठीक है, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट विजयनगरा एम्पायर। एंशिएंट विजयनगरा एम्पायर की जो कैपिटल थी वो हम्पी थी। ठीक है, तो सवाल वैसे अगर आप लोग बताना चाहो तो आप ये बता सकते हो, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मैं पेपर बनाता तो मैं पूछता कि हम्पी किस नदी के किनारे है। हम्पी किस नदी के किनारे है, पुहार किस नदी के किनारे है, कांची किस नदी के किनारे है, कांची। इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन आना चाहिए प्रीलिम्स में, यूपीएससी में दम है इसमें, मतलब। तो ये अगर आप बता सको तो आप बता सकते हो। देखो ये क्वेश्चन जो आया है ये कठिन क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं रखूँगा। इट इज़ अ टफ क्वेश्चन कि किसने क्या टर्म किया है। आई विल गिव इट टफ रेटिंग कि मतलब किसने क्या बोला है 1857 रिवोल्ट को। सर जॉन लॉरेंस एंड सीले ने क्या बोला, बेंजामिन डिज़राइली ने क्या बोला, वीर सावरकर ने क्या बोला, टी.आर. होम्स ने क्या बोला। ये टॉपिक हम लोगों की सोशोलॉजी में भी रहता है, मतलब कि किसने किस तरीके से इंडिया को देखा और 57 की क्रांति को क्या बोला। तो वैसे इसका आंसर जो है, इसका आंसर देखो आपको सब, देखो मैंने इसमें लिखा हुआ टफ एंड ईजी। कई दफ़ा ये लोग क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं कि इनको भी पता है कि हम क्वेश्चन टफ बना रहे हैं, उसको इजी बनाने के चक्कर में ये क्वेश्चन को एक ऑप्शन पे डिपेंड कर देते हैं। जैसे कि जिसको भी पता है कि अगर वीर सावरकर के ऊपर, कि वीर सावरकर ने इसको प्लांट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस बोला है, तो सी का 4 अगर ढूंढ लोगे तो आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो ये क्वेश्चन वैसे तो टफ है, लेकिन उसने बना दिया है आसान। टी.आर. होम्स का आप याद कर लो, बहुत ही फेमस है इनका एक आइडिया कि इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। उन लोगों ने इंडिया को इस नज़र से देखा, ये ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी 1839 में। इसका आंसर डी है। ठीक है, देन ये भी आसान क्वेश्चन है खैर, लेकिन द सन इज़ विजिबल। ओके, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ही अच्छा है, और ये मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th की पढ़ लेंगे ना तो पेट के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और इन सब एग्ज़ाम्स के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी 11th की भी एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, मतलब मेरा कहना है कि एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए, है ना।
बट चलो ठीक है। देखो असर्शन बोलता है कि द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तुम लोगों को सोर्स दिखाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। एक तो इन बुक्स की ये प्रॉब्लम रहती है एनसीईआरटी बुक्स की कि लोड नहीं होती जल्दी से। अगर आप एक बार स्क्रॉल कर दो तो यू विल हैव टू वेट फॉर 30 एंड 40 सेकेंड्स सो दैट द टेक्स्ट गेट्स विजिबल। खैर एनीवेज, पर्पज़ ये है ये सब क्वेश्चन कराने का। देखो पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। देखो द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। देखो एक्चुअल क्वेश्चन, एक्चुअल लाइन यहाँ से ली गई उस क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसका आंसर समझ में आ जाएगा। इसका आंसर क्या है? सन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब रही ज्ञान की बात। देखो मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं करवाता हूँ। जब कुछ अच्छा लगता है कि हाँ अभी एग्ज़ाम आने वाला है, अपन को करंट के कुछ क्वेश्चंस देख लेने चाहिए, उस समय मैं सोचता हूँ कि थोड़े से करवा दिए जाएँ। ज़्यादा ना करवाने के पीछे एक रीज़न ये होता है कि इन क्वेश्चनों को करवाने से आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, है ना। एक आपको अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, और अप्रोच ये है, अप्रोच एक्चुअली क्या है, मैं क्या चाहता हूँ कि आप क्या डेवलप करें या मैं खुद में क्या डेवलप करूँ। वो ये डेवलप करो कि क्वेश्चन आया कहाँ से और वो सोर्स आप पढ़ो वहाँ से। अगर आप उतना टास्क कंप्लीट करोगे आपका बहुत भला होगा। यूट्यूब के मैराथन और 50-50 क्वेश्चन और 100-100 क्वेश्चन देखने कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। मतलब ठीक है, हो जाता है कभी कभी फ़ायदा, मैं वो नहीं कहूँगा कि नहीं होगा, बट ये कहूँगा कि सही तरीका ये है कि आपको सोर्स पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बनाया कहाँ से गया है, और उस सोर्स को पढ़ो ताकि वहाँ से कोई दूसरा क्वेश्चन बनाया जाए तो आप उसको उड़ा सको। चलो ठीक है, वापस आते हैं। ये देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन वहाँ से लिया गया एनसीईआरटी क्लास 10 से, ठीक है। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज, ये करेक्ट है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, इसका असर्शन सही है, इसका रीज़न भी सही है। तो इस बंदे ने जो भी मार्क किया गलत मार्क कर दिया, ठीक है। ये देखो, फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडिया बोरो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ कि लक्ष्मीकांत का जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, चाहे कोई भी पेपर आप ले लीजिए, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी पेपर हो, वहाँ से एक क्वेश्चन आता है और उसमें से टॉपिक ये रहता है। तो ये कह रहा है कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा ये कहाँ से लिया गया है, क्या आप बता सकते हैं? तो इसका आंसर है आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मैं चाहूँगा कि आप वापस जाकर के सारे जो भी लिए गए हैं ये सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक को वहाँ से आप एक बार कवर कर लीजिए। लेकिन थोड़ी सी हेल्प के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए बिसाइड्स द यूजुअल थिंग, जैसे कि डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। इन्होंने डीपीएसपी नहीं पूछा, इन्होंने पूछा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा कहाँ से लिया गया। अब मैं अगला सवाल अगर आपसे पूछूं कि इलेक्शन टू मेंबर ऑफ राज्यसभा कहाँ से लिया गया, वो कहाँ से लिया गया, तो मुश्किल हो जाएगी बताने में, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़िए, कंप्लीट करिए, बाकी मैं कुछ बता दे रहा हूँ उसको एक बार सुन लीजिए। जो जापान है ना, जापान से लिया गया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, और दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। हम लॉ के माध्यम से जो प्रोसेस इस्टेब्लिश करते हैं कि पहले उस हिसाब से गवर्न होती थी सोसाइटी, ठीक है, ये हमने जापान से लिया है। लेकिन अमेरिका में होता है ड्यू प्रोसेस लॉ, कि तुम वही काम कर सकते हो जो सही हो, ना कि हमने जो सेट कर दिया हम उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस। तो जापान से लिया गया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। रशिया से आइडियल्स ऑफ जस्टिस लिया गया है, ठीक है। फ्रीडम के आइडियाज़ फ्रांस से लिए गए, सबको पता है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन, ये सबको पता है। जो नहीं पता वो ये कि इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स के जो इलेक्शन का जो है सिस्टम, वो लिया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। इन्होंने पूछा है नॉमिनेशन वाला, तो नॉमिनेशन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो दोनों याद रखना, इलेक्शन साउथ अफ्रीका, नॉमिनेशन आयरिश। देन ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब कभी भी सवाल आता है तो आपसे पूछा जाता है जॉइंट सिटिंग कहाँ से ली गई, आप बता देते हो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके अलावा कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये दो चीज़ें और ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से हमारा लिया गया है कि हमारा जो सेटअप है, उस सेटअप में सेंटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, वो स्ट्रॉन्ग है। ये सेटअप जो है कनाडा से लिया गया है। रेसिड्यूरी पावर जो है सेंटर की, वो भी कनाडा से ली गई हैं। देन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, यानी सेंट्रल की सरकार जो होती है वो गवर्नर को अपॉइंट करती है, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ये कनाडा से ली गई है।
अब देखो एक चीज़ नोटिस करोगे आप कि इन तीनों बातों में एक चीज़ कॉमन है कि जब सेंटर को स्ट्रांग बनाओगे, ये मुद्दा अगर दिमाग में रहेगा कि कनाडा से लिया गया है, तो ये सारी बातें याद हो जाएंगी कि रेसिडुअरी पावर भी सेंटर के पास है और गवर्नर को अपॉइंट भी सेंटर करता है, ये कनाडा से लिया गया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट दूसरा हिस्सा है, जो याद रखने वाला, रटने वाला है, वो ये कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो ये ज़रूरी कुछ बातें थी। आगे बढ़ते हैं। विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर। शायद से बढ़िया से नहीं दिख रहा होगा बट कोई नहीं, देख लो। ये जो है आपको पता है 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। 7th शेड्यूल बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो लिस्ट वाला सिस्टम है ना, वो लिस्टें किस शेड्यूल में मेंशन की गई। आपको ये बताना है कि यूनियन लिस्ट में कुल कितने सब्जेक्ट हैं और स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं। और अगर आपको बढ़िया से अगर पता हो तो कौन से सब्जेक्ट जो है ट्रांसफ़र किए गए हैं कंकरेंट लिस्ट में, अगर आप ये बता दोगे तो मज़ा आ जाएगा। चलो खैर ठीक है, आगे देखो कि वेयर वाज द थियोसॉफिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो HP ब्लवत्स्की जी ने इस्टेब्लिश करी थी और ये जो है ओरिजिनली न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश की गई थी और इसको अडयार ट्रांसफ़र कर दिया गया था। HP ब्लवत्स्की जब तो HP ब्लवत्स्की का जो है आप नाम याद रख सकते हैं। और ये कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई, ये न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश की गई। इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कभी आपने सुना होगा MS ऑलकॉट नाम का एक व्यक्ति है जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ के देखो, ये बॉम्बे एसोसिएशन पूछा इन्होंने कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब की। टफ क्वेश्चन है बिकॉज वी हैव नॉट रेड इट, मैंने भी नहीं पढ़ा है। हमने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन पढ़ा है जो कि बदरुद्दीन तैयब ने स्थापित किए थे। इसमें देखो कि बॉम्बे एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 अगस्त 1852। मैंने देखा तो ये बात सही है। फिर दूसरी बात इन्होंने कही है कि द बॉम्बे एसोसिएशन सपोर्टेड रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखो इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता बट मेरा मानना जो है वो ये है कि शायद से दूसरा गलत भी हो सकता है, बट मुझे इसका करेक्ट नहीं पता क्योंकि इसके बारे में कहीं मैंने पढ़ा नहीं है बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में। मैं गलत दूसरे वाले मुझे थोड़ा डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें दिखा रहा है कि इन्होंने ग्रीवियंस को रेज़ करने के लिए इसको बनाया था। ठीक है, और ज़्यादातर समृद्ध परिवार के लोग इसमें जुड़े हुए थे तो 1857 रिवोल्ट से ज़्यादा उनका संबंध नहीं रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। बट वी डू नॉट नो अबाउट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये टफ की कैटेगरी में मैं रखूँगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन वाज द पूना पैक्ट साइंड। तो जब मैंने अपने नोट्स बनाए थे ना तो मैंने उसमें जो है यही लिखा, मैंने लिखा हुआ था कि 24 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट साइन किया गया। देन हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। चोला एम्पायर का फाउंडर कौन है, तो इसका आंसर विजयालय होगा। ठीक है, इसमें इसका आंसर तो खैर विजयालय हो जाएगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें जो अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाती है मुझे भी और शायद आपको भी, कि बृहदीश्वर टेम्पल किसने बनाया था। देखो राज प्रथम जो ये व्यक्ति है, राज इसका नाम है, इसने बृहदीश्वर टेम्पल बनाया था। बृहदीश्वर राजेंद्र प्रथम ने क्या बनाया था। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था, राजेंद्र प्रथम ने गंगा को नॉर्थ से साउथ ले गए थे। बेसिकली इनका एक कार्यक्रम है गंगई कोंड चोलपुरम, इनको राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। और राज को कहा जाता है शिवपाद शेखरा, शिवपाद शेखरा कहा जाता है। तो इतने ही क्वेश्चन इस बार पूछे गए। होपफुली इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू।